it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लगाने वाले हैं ओलिव बोर्ड मॉक नंबर 10 में मैथ्स के सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए टीम ऑफ 5 मेल्स, एक टीम में 5 मेल्स और 8 फीमेल्स हैं, ठीक है। उसमें से 2 पर्सन्स को हमें सेलेक्ट करना है, वन आफ्टर द अदर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ मेल, ठीक है। हमसे प्रोबेबिलिटी बोली है कि एक मेल होने की। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट याद रखना, वो बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, ठीक है। दैट मीन्स कि 1 में से मैं वो प्रोबेबिलिटी निकाल दूं कि जिसमें हम एक भी मेल को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा आंसर सेम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट अ सिंगल मेल। तो यहाँ से हम लगाएंगे दैट इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। नन का मतलब क्या हो गया? नन का मतलब हो गया कि हम 2 की 2 फीमेल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आउट ऑफ टोटल फीमेल्स कितनी है? 8, 8C2। और यहाँ पे आ जाएगा टोटल इनिशियली कितने पर्सन है? आप बोलोगे 5 मेल्स और 8 फीमेल्स, दैट इज़ 13C2। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल इसे हम सॉल्व करेंगे इस पोर्शन को, तो ये आएगा 8 इंटू में 7/2, और यहाँ से 13C2 की वैल्यू आ जाएगी 13 इंटू में 12/2। 2 से 2 गया और 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 20/39। तो यहाँ से जो हमारा आएगा 1 माइनस 14 अपॉन में 39, और 14 माइनस करेंगे 39 में से, दैट इज़ 25/39। 25/39 डेट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि आपको कॉन्सेप्ट्स याद करना है। एक इसका दूसरा मेथड बताता हूँ, मतलब एक तरह से जो इन जनरल जो दे रखा है उसके हिसाब से अगर हम एग्जीक्यूट करें। हमसे बोला एटलीस्ट 1 हमें मेल सेलेक्ट करना है, तो देखो कौन सी कंडीशन बन सकती है। आप बोलोगे या तो हमने एक मेल सेलेक्ट किया तो हमें दूसरी फीमेल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आउट ऑफ टोटल हमें 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। और दूसरा क्या होगा, या तो हमने 2 मेल सेलेक्ट कर लिए हैं। जब 2 मेल सेलेक्ट किए हैं तो हमें एक भी फीमेल सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, दैट इज़ 0 फीमेल हो जाएगी उस केस में, ठीक है। ठीक है, लगा देते हैं कॉन्सेप्ट। टोटल मेल कितने? आप बोलोगे 5, तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो होगी 5C1 इंटू में, ठीक है, इंटू में एक फीमेल सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 8, तो ये हो जाएगा 8C1 अपॉन में कर दो 13C2, क्योंकि टोटल 13 पर्सन हैं, उसमें से 2 लोग सेलेक्ट करना है, ठीक है। प्लस ये तो अभी सिर्फ ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी? आप बोलोगे 2 मेल सेलेक्ट करने हैं। 2 मेल्स का मतलब है आउट ऑफ 5, दैट इज़ 5C2। फीमेल्स अब इस बार हमारे पास है नहीं सेलेक्ट करने को, तो वो वाला कंपोनेंट हट जाएगा आउट ऑफ, तो टोटल बचेगा नीचे 13C2, ठीक है। 13 से नीचे कॉमन हो जाएगा, और 13C2 की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी आई थी, चलो कोई नहीं, सब्सटीट्यूट कराते हैं बाद में। यहाँ से आ जाएगी 5C1 की 5 और 8C1 की 8, प्लस 5 इंटू में 4/2, और ये बन जाएगा 13 इंटू में 12/2, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 5 8 40 और 10, दैट इज़, एक सेकेंड, 5 8 40 और 10 50, 50 अपॉन में 78, इसे 2 से कट करोगे 25 अपॉन में 39। तो इस मेथड से भी आप देखना आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला था ये तो फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग वाला था कॉन्सेप्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है तो एज पर जो मतलब एज पर जो भी कंडीशंस गिवन है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आप अगर उसमें डालोगे तो कहीं ना कहीं उससे भी आपका आंसर आएगा। खैर, अच्छा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है कि एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें 40% एसिड है। एसिड और वाटर के मिक्सचर में कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें 40% मिक्सचर है। इस सॉरी 40%, इस मिक्सचर के 40% में जो है वो एसिड है, ठीक है। बाकी जो बचा होगा वाटर होगा 60%। अब बोला कि इसमें से कुछ पार्ट हमने निकाला, ठीक है, हमें नहीं पता क्या पार्ट निकाला। लेट अस सपोज वो क्वांटिटी हमें अननोन है, और उससे हमने रिप्लेस कर दिया अनदर मिक्सचर कंटेनिंग 25% एसिड, ठीक है। अ पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस, एक पार्ट हमने डाला और उसे रिप्लेस किया अनदर मिक्सचर कंटेनिंग 25% एसिड। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा देना, क्योंकि फाइनल में जो परसेंटेज बिकम हो रही है 30%, दैट इज़ हमने जो निकाला उसमें कितना होगा। आप बोलोगे 40% एसिड का है कंसनट्रेशन, और जो हमने डाला है वो है 25%। 25% डालने के बाद जो बन रहा है नेट, वो बन जा रहा है 30%। तो आप बोलोगे यहाँ से डिफरेंस ले लेते हैं, 30 माइनस 25 दैट इज़ 5%, और 40 माइनस 30 दैट इज़ 10%, और 5 और 10 का रेशियो आएगा 1:2। शो 1:2 कौन सा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1:2 में वो दोनों मिक्सर आपस में मिक्सअप होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 16, पाइप बी 24, और पाइप सी एम्प्टी कर रहा है किसी टैंक को 48 आवर्स में, ठीक है। ए 16 आवर्स, बी टेक्स अराउंड 24 आवर्स, एंड सी टुक
48 आवर्स टू जस्ट एम्प्टी द टैंक। तो 16, 24, 48 का जो LCM आएगा वो आएगा 48। ठीक, टोटल वर्क हम 48 मानते हैं। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 16 3 जा 48, बी की आएगी 24 2 जा 48 और सी की आएगी 48, दैट इज -1 आएगी क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि वो चीज़ एक तरह से एम्प्टी कर रही है और पॉजिटिव साइन डिनोट कर रही है कि वो फिल कर रही है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला क्वेश्चन में, ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 3 आवर्स। अच्छा एक बात होता है, ए घंटे में 3 यूनिट भर रहा है, बी 2, तो टोटल इनको ए और बी को 3 आवर्स के लिए किया गया। ठीक है, 3 आवर्स का मतलब होता है 3 to 5, दैट इज़ 5 इंटू में 3, ये कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई ए प्लस बी की, और 3 डेज टोटल 15 यूनिट्स इन्होंने एक तरह से फिल कर दिया। देन सी इज़ आल्सो ओपन नाउ। अब अगले बार से क्या हमने सी को भी ओपन कर दिया, तो जब सी को ओपन किया तो सी क्या कर रहा है, 1 यूनिट घटा रहा है, तो इफेक्टिव जो इनका आएगा 3 + 2 5 -1 दैट इज़ 4। ठीक है, हाउ मैनी मोर आवर्स आर रिक्वायर्ड। अब बोला कितना समय और ज़्यादा लगेगा, तो देखो 48 में से 15 तो हमने फिलअप कर दिया, बचा कितना, अब बोलोगे 33 बचा है। अब किस एफिशिएंसी से वो भरेंगे 4, तो ये आ जाएगा 8:1/4। इतना समय इन्हें और लगेगा, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में है कि फाइंड द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, लेट अस सपोज कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है ax1 + by1 + c = 0। ये हमें किसी लाइन की इक्वेशन दे रखी है और किसी पॉइंट से हमसे इनका डिस्टेंस पूछा है। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल PQ 2 पॉइंट हैं। ठीक है, इस PQ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पूछी जाए हमें इस लाइन पे क्या होगी, तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा मॉड ऑफ, दैट इज P और Q की वैल्यू पुट कर दो, P को पुट कर दो x1 की जगह और Q को पुट कर दो y1 की जगह, दैट इज AP + BQ + C अंडर रूट में A² + B²। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक, इस लाइन पे पूछा है, तो एक बात होता है जब 0 को आप पुट करोगे इसमें तो ये टर्म्स 0 हो जाएगी। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट्स को पुट करोगे ये 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, मॉड ऑफ -29 अपॉन में अंडर रूट में 8 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर। 15² + 8² एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं जो कि इक्विवेलेंट होते हैं 17 के, तो यहाँ पे 17 आएगा और -29 ये 29 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा 29 अपॉन में 17 आएगा, और ये रफली अराउंड आएगा 17 × 17, इसे फर्दर कट करेंगे 17 7 दैट इज़ 1.7। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल था, बेसिक्स था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंजू वर्क्स एट अ रेट सच दैट ही कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज। ठीक है, बट ही वर्क्स एट दिस रेट ओनली फॉर 32 डेज। ठीक है, अनुज किसी काम को 48 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने सिर्फ 32 दिन काम किया। लेटर ही वर्क्स, बाद में वो एक इस रेट से करता है कि वो पूरे काम को 40 दिन में कर सकता था। हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू फिनिश द होल वर्क। पूरे वर्क को फिनिश करने में कितना समय ले रहा है, तो देखो इसमें 2 कंडीशन में वो वर्क कर रहा है। एक तो जब 48 डेज वाली कंडीशन के हिसाब से वर्क कर रहा है, ठीक है, दूसरे में वो वर्क कर रहा है 40 डेज़ की कंडीशन। इसका LCM आएगा 240 आप बोलोगे, तो पहली कंडीशन के हिसाब से एफिशिएंसी कितनी आएगी, 48 5 = 240। सेकंड कंडीशन के हिसाब से 6 की एफिशिएंसी आएगी। अब पहले कंडीशन के हिसाब से उसने कितने दिन काम किया, आप बोलोगे 32 डेज। 32 डेज इंटू में एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो टोटल 160 यूनिट, डैट इज़ 160 यूनिट्स काम हो चुका। ठीक है, अब बचा कितना, अब बचा आप बोलोगे 240 टोटल था, 160 कम हो गया, डैट इज़ 80 यूनिट। अब एक बात होता है, अब ये जो 80 यूनिट है वो क्या करेगा, 6 की एफिशिएंसी से करेगा सेकंड कंडीशन के हिसाब से, तो यहाँ से 6 के हिसाब से आ जाएगा 40/3, और 40/3 होता है दैट इज 13:1/3। हमसे टोटल डेज पूछा है, हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू फिनिश द होल वर्क, पूरे काम को फिनिश करने के लिए, तो 32 दिन ये ऑलरेडी कर चुका है। यहाँ देखो ये 32 डेज वो पहले कंडीशन के हिसाब से किया, अब दूसरे कंडीशन के हिसाब से 13:1/3, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 45:1/3 डेज, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तो हो गया आपका एक तरह से बेसिक्स, मतलब जो एक कॉन्सेप्ट से। अब एक नॉर्मल तरीके से अगर इसे करें तो देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 48 डेज में वो काम को कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ 32 डेज ही काम किए हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल वो पहली कंडीशन के हिसाब से ही करता 48 डेज़ की सिचुएशन के हिसाब से ही, तो उसे भी टोटल 16 डेज़ और करने होते काम को करने के लिए, फिनिश करने के लिए, ठीक है, बट उसने बचे हुए 16 डेज़ के काम को 40 दिन के काम के हिसाब से किया। तो देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट याद रखना, डेट इज़ 48 डेज़ इनिशियल था, बाद में हो गया 40, इसका रेशियो निकालोगे 6:5। पहली कंडीशन के हिसाब से उसे कर लेना चाहिए था 16 दिन में, तो 6 की वैल्यू 16 है,
बट हमें चाहिए 5 के हिसाब से, तो 5 की वैल्यू निकालनी है। तो आप 5 की वैल्यू निकालने के लिए बोलोगे क्या करना है, 16 डिवाइडेड बाई 6 इंटू में 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 80/6, 80/6 दैट इज 13:1/3। तो यहाँ से भी वो चीज़ें निकल के आ गई 13:1/3, और 32 डेज पहले ही कर चुका, दैट इज़ 45:1/3। तो आप मेथड किसी से भी निकालो, बट आपका आंसर आना मतलब एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खैर हमें आंसर से ही मतलब है, तो इसलिए मैंने दोनों ही कंडीशन बता दी कि आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, लेट अस सपोज अगर ए और बी कोई दो नंबर्स हैं, तो इनका जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है ना, थर्ड, आप बोलोगे थर्ड प्रोपोर्शनल, वो हमेशा होता है b² a। ठीक, और ए और बी कोई दो क्वांटिटीज़ हैं या नंबर्स हैं, उनका जो मीन प्रोपोर्शनल होता है, मीन प्रोपोर्शनल, वो होता है √ में AB। बस कुछ नहीं, अब क्वेश्चन में जो पूछा वो उसे लगा देते हैं। हमसे रेशियो पूछा थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन का। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से इसका क्या आएगा, आप बोलोगे y²/x, और इस कंडीशन के हिसाब से इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, इनका मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा √ में x².y²। तो यहाँ से हो जाएगा y²/x, और ये आएगा फर्दर xy, y से एक पावर कट जाएगी ऊपर से, और ये नीचे आएगा y/x²। दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ए चाइल्ड हैज लॉन्च अ काइट दैट सोर्स h मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, एक चाइल्ड ने काइट को लॉन्च किया है दैट सोर्स h मीटर्स अबव द ग्राउंड। लेट अस सपोज ये हमारी काइट है, पॉइंट ए, बी और सी। द काइट स्ट्रिंग ये रही, यहाँ से उड़ाया होगा, परफेक्टली टॉट विद नो स्लैक इज टाइड टू अ पैग फिक्स्ड इन द ग्राउंड। ग्राउंड पे ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे फिक्स कर रखा है, और यहाँ से पतंग उड़ रही है ए पॉइंट पे। ठीक, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ए सी हमारी स्ट्रिंग है, ये जो है ये स्ट्रिंग है, पतंग की डोर, ये जो बना रही है ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और इसकी जो लेंथ है वो 11√3 दे रखी है। डैट मीन्स कि ये जो लेंथ है ना, ये 11√3 है। तो हमसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, देख लेते हैं। एच क्या था, ये हाइट थी, पतंग किस हाइट से ज़मीन की किस हाइट तक उड़ रही है, तो ये हो गया एच। अब एक बात बताओ, यहाँ से देखो ये 60 डिग्री दे रखा है हमें, एंगल ए से भी 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री लगा देंगे ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ से आ जाएगा h/में 11√3, ये बराबर हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये आ जाएगा 33/2, डेट इज 16.5। एच की जो वैल्यू 16.5 है। ठीक है, दी वैल्यू ऑफ एच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं, ये गलत है। दी वैल्यू ऑफ एच लाइज बिटवीन 30 एंड 40, ये भी गलत है। वैल्यू 16.5 निकालिए, तो इसमें जो आंसर होगा डेट इज ऑप्शन सी, नाइदर ए नॉर बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। x+3/x = 4। हमें x³ ब्रैकेट में x³ - 28 की वैल्यू पूछी। अच्छा देखो, यहाँ x³ कॉमन ले रखा है, अगर x³ मल्टीप्लाई होगा तो हमें इतना मालूम है कहीं ना कहीं x⁻6 रही होगी। ठीक, x⁻6। अब देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है, मैं अगर इसे x⁻6 बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल ये x+3/x है, आप बोलोगे ये x+3/x है = 4। अगर मैं x को यहाँ मल्टीप्लाई भी करता हूँ ऊपर वाले x से, तो ये x⁻2 होगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे हमारे पास x⁻3 हो जाए, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 होगा। तो सिंपल सा जो फंडा समझ में आ रहा है वो ये है कि मेरे को कहीं ना कहीं इस इक्वेशंस का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस इक्वेशन का क्यूब, चलो इस इक्वेशन का क्यूब करते हैं। x³ + 27/x³ + 3x.3/x फर्दर x+3/x। ये आइडेंटिटी होती है a + b का क्यूब, दैट इज a³ b³ + 3ab a + b। ठीक है, = 4 का क्यूब 64। अब देखो ये जो वैल्यू है ना x+3/x, ये इनिशियली 4 के बराबर है, तो कहीं ना कहीं 4 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, आप बोलोगे x³ + 27/x³, ये x से x कट जाएगा, और यहाँ पे 4 जब हमने पुट किया 3 3 4 36, 36 यहाँ पे जाएगा, 64 में से माइनस होगा 36, तो ये आ जाएगा 28। ठीक, अब देखो x को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, x⁻6 + 27 बराबर 28x³, तो x⁻6 - 28x³ = -27। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है, देखो इसे जब फर्दर आप अंदर डालोगे तो ये यही तो बनेगा, x⁻6 - 28x³, और इसकी वैल्यू -27 आ रही है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कुछ नहीं था, क्वेश्चन बेसिक था, कॉन्सेप्चुअल, मतलब एक तरह से फॉर्मूला बेस्ड था, और एक तरह से आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को भी टेस्ट करता है ये क्वेश्चन, कि आपको समझना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर x⁻6 है और हमें x+1/x दे रखा है, तो कहीं ना कहीं क्यूब करके ही हम 6 पावर तक पहुँच सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ओके, ये रेसिंग का क्वेश्चन है। रेस का करा कि ए रन्स 35% फास्टर। अच्छा 35% फास्टर का मतलब क्या है, 35% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप बोलोगे 7/20 है। ठीक, इसका मतलब है ए
क्या कर रहा है, अगर कोई बी फॉर एग्जांपल 20 की स्पीड से भाग रहा है तो ए 20 प्लस 27 की स्पीड से भागेगा, ठीक है। मैं कह देता हूँ ये ए है, बी है, इसकी जो रेशियो का स्पीड आएगा ए की 27 होगी और बी की 20, ठीक है, तभी 35% ज़्यादा हुआ। अब क्या रहा है कि बी को उसने 14 मीटर की लीड दी है और रेस जो कि डेड हीट में हो जाता है। डेड हीट का मतलब क्या होता है, डेड हीट का मतलब होता है, समझना यहाँ से, कि सेम टाइम। डेड हीट का मतलब हो गया एक तरह से सेम टाइम में वो लोग क्या कर रहे हैं, रेस को फिनिश कर रहे हैं। सेम टाइम रेस फिनिशेस, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ लेटर सपोज यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, एस कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और एफ कोई फिनिशिंग पॉइंट है, ठीक है, किसी रेस का। अब ए यहाँ पे है फॉर एग्जांपल और बी को इसने क्या कर रखा है, 14 मीटर की लीड दे रखी है। उसने बोला जा भाई तू 14 मीटर आगे चले जा, फिर मैं रेस स्टार्ट करूँगा। अब देखो जैसे ही दोनों ने रेस स्टार्ट की है, ए अभी इस पॉइंट पे, ए यहाँ से फिनिशिंग लाइन पे पहुँचता है, उसी ही टाइम में सेम टाइम में बी यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। इनिशियली इनके बीच की दूरी कितनी है, 14 है, ठीक है, सेम टाइम में पहुँचा। अब हमें मालूम है जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू में टाइम, बट यहाँ पे टी जो है वो हमारा कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। डेट मीन्स कि जो भी रेशियो होगा स्पीड का वही रेशियो होगा डिस्टेंस का। अब स्पीड जो है, स्पीड का जो रेशियो है वो है 27-20, तो डिस्टेंस का भी सेम यही हो जाएगा। अब जब डिस्टेंस का भी सेम यही होगा तो हमें पता है कि ए और बी के जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो आएगा 7 यूनिट, या यूँ कह लो 7 रेशियो। 7 रेशियो की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 14 मीटर दे रखी है। ये जो दूरी है ए से बी तक की, ठीक, ये 14 मीटर है। तो एक यूनिट की कितनी होगी, एक यूनिट की आप बोलोगे फॉर एग्जांपल 2 मीटर। हमसे लेंथ ऑफ रेस पूछा है, ठीक है, जो लेंथ ऑफ रेस क्या होगी, लेंथ ऑफ रेस होगी यहाँ पे देखो 27 रेशियो की वैल्यू निकालनी है हमें। 27 रेशियो की कितनी होगी, अगर एक रेशियो की 2 मीटर है तो 27 रेशियो की आप बोलोगे 54। तो 54 क्या है, लेंथ ऑफ ट्रैक। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दो टावर हैं, उनकी हाइट है 200 और 80 मीटर, ठीक है, टू साइड्स अक्रॉस द रोड। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टावर इज 400 मीटर। लेट अस सपोज ये टावर एक है, ये टावर दूसरा है, ठीक है, इनकी हाइट दे रखी है 200 मीटर और ये दे रखी है 80 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टावर, टावर के बीच की फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप। ओके, लेट अस सपोज ए बी सी डी और ये ई। हमसे डिस्टेंस बिटवीन द टॉप पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप फिगर के हिसाब से ए डी की हमसे वैल्यू पूछी है इन्होंने, ठीक है। अब बी सी की जो वैल्यू दे रखी है वो 400 मीटर दे रखी है। बी सी अगर 4 है तो ई डी भी जो है वो हमारा 400 होगा, ठीक है, ई डी भी 400 होगा, नो डाउट। अगर ई डी 400 है तो एक बात बताओ, सी डी 80 है तो बी ई भी हमारा 80 होगा। अगर बी ई 80 है तो ए ई कितना होगा, 200 माइनस 80 डेट इज़ 120, 120 हो गया ना। अब देखो इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगा दो, ए ई डी में ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर होगा। अब पहले इसमें देखो रेशियो को ना सिंप्लीफाई कर लो। फॉर एग्जांपल 120 और 400, 120 और 400 आप बोलोगे डेट इज, अगर मैं इसमें 40 कॉमन ले लूँ, 40 बाहर ले लो। अब ये कितना बचेगा, आप बोलोगे 3 और ये जाएगा बचेगा 10, 3 और 10 के हिसाब से होगा 100, 109। तो 40√109 इज़ द राइट आंसर, 40/109 डेट इज़ ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, आर है, सेंटर वो है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज़ एम, और एम की जो वैल्यू ये दे रखी है। एरिया ऑफ सेक्टर हमने कल ही पढ़ा था, एरिया जो सेक्टर होगा वो होगा हाफ ऑफ आर्क लेंथ इंटू में रेडियस, ठीक है। आर की लेंथ कितनी है एम, और एम की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे एम जो है क्वेश्चन के हिसाब से 3r/2 है और आर की वैल्यू एज इट इज़, तो दैट इज़ 3r² 3r² किसके इक्विवेलेंट है, 0.75 के। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स ने बोरो किए हैं 30,000 रुपीज़, ओके, 10% के साधारण ब्याज के दर से, ठीक है, 4 साल के लिए। लेकिन वो अपने लोन को रीपे नहीं कर पाया 4 साल के पीरियड के दौरान, जिसकी वजह से बैंक ने क्या किया, द बैंक एड्स द इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट 4 ईयर्स टू द प्रिंसिपल। कहने का मतलब बैंक ने बोला कि ठीक है हम आपको 4 साल का समय और देते हैं, ठीक है, बट उसने क्या किया कि जो इनिशियल 4 साल का इंटरेस्ट था ना उसे भी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल में जोड़ दिया। तो एक तरह से ये देखो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बन गया। कहने का मतलब शुरू के जो 4 साल हैं, फॉर एग्जांपल 10 10 10 10 4 ईयर्स और यहाँ पे 4 ईयर्स,
शुरू के 4 ईयर्स के हिसाब से आपका कितना आएगा 40%, अगले 4 ईयर्स में भी 40%। इसका आपको कंपाउंड जो एक नेट इफेक्टिव परसेंटेज कितना बनेगा, आप बोलोगे 40+40 इंटू में 40/100। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 96% की, ठीक है। 40, 40, 80 और इसका आप करोगे तो 16 आएगा। तो 96% कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 8th ईयर। 30,000 का 96%। अब देखो लास्ट नहीं, खैर लास्ट डिजिट से नहीं हो सकता यूनिट से, क्योंकि 8 तो कहीं में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम 96% निकाल लेते हैं। अगर 96% निकालने के लिए हम पहले 100% ही निकाल लेते हैं। 100% 30,000 का 30 होगा, तो डेट इज़ की 60,000 हो गया। उसे प्रिंसिपल भी तो पे करना पड़ेगा ना, 30,000 का प्रिंसिपल है और 30,000 इंटरेस्ट है। ये जो 96 है ये एज अ सिंपल इंटरेस्ट वो पे करेगा। अब 4% इसमें कम कर दो। 4% फॉर एग्जांपल कितना होगा, आप बोलोगे 4% जो होगा वो होगा कितना होगा, वो होगा 1200। 30,000 का 4% 1200। 1200 जो आप कम करोगे तो ये आ जाएगा 58,800। डेट इज़ ऑप्शन है, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट 11.5% लॉस, ठीक है। यहाँ पे CP लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं SP। वो कह रहा है कि 11.5% लॉस, 11.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे 23/200 आएगी, ठीक है। दैट इज़ कि उसने 200 का कोई सामान खरीदा और उसे बेचा कितना 177 पे। लेकिन फर्दर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बट ही यूजेज 177 ग्राम वेट इंस्टीट्यूट ऑफ 180 ग्राम। कहने का मतलब उसने दुकानदार को बोला भैया हम आपको 180 ग्राम चीज़ दे रहे हैं, लाइए उस चीज़ का पैसा दीजिए। बट उसने अपनी तरफ से दुकानदार ने सिर्फ 177 ग्राम ही दिए हैं अपनी जेब से। तो कुछ नहीं, लगा देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। 177 से 177 गया, यहाँ 2 9 और ये 2 10 दैट इज़ 10 का सामान ओवरऑल इफेक्टिवली जो पड़ा सामने वाले कस्टमर को 9 का पड़ा। तो आप बोलोगे 1 का घाटा हुआ, 1 का घाटा ओवर 10 दैट इज 10% लॉस। सो 10% लॉस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यार हमारा अगला क्वेश्चन फाइंड द वेरिएंस। वेरिएंस पूछा हमें, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, जो वेरिएंस होता है वो हमेशा क्या होता है, एवरेज स्क्वायर डिफरेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम इट्स मीन, ठीक है। एवरेज स्क्वायर डिफरेंस होता है किसी भी नंबर का उसके मीन से। तो सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। एक बात बताओ मीन कैसे निकालेंगे, सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 42, 52, 57, 57, 70 टोटल हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। 70 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ 14। 14 हमारे पास आ गया एवरेज, ठीक है। एवरेज स्क्वायर डिफरेंस होता है किसी भी नंबर का उसके मीन से। तो मीन आ गया 14। तो देखो 4 - 14 करेंगे, हर एक टर्म्स को उठाएंगे। 4 - 14 दैट इज़ आप बोलोगे -10 का स्क्वायर 100 प्लस 9 - 14 डेट इज़ -5, -5 का स्क्वायर डेट इज़ 25, ठीक है। 15 - 14 डेट इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1। 16 - 14 डेट इज़ 2, 2 का स्क्वायर 4। और ये 26 - 14 डेट इज़ 144 आ जाएगा। यहाँ से डिवाइडेड बाय 5 करना है आपको। ये कितना आएगा 125, 26, 30, 130, 294 डेट इज़ 294। 294/5, 294/5 ये 60 अराउंड नॉट इट एट ऑल। ऑप्शन में आ नहीं रहा यार, हमने निकाला तो सही है। 26, 36, 42, 42, 52, 52, 57, 57, 61, 70 डिवाइडेड बाई 5, 1 2 3 4 5, 14 ही 14 एवरेज आएगा। 14 को जब मैंने डिवाइड किया 4 से तो यहाँ 100 सही है, 25 भी सही है, 1 भी सही है और 4 भी सही है। और 26 14 144। ओके सो 144 44 244 125 26 130 130 ओ सॉरी ये 274 आएगा। ये यहाँ हल्की सी मिस्टेक थी। 274 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 5 25, 5 4 20 और 5 8 50, 5 8 सॉरी 5 8 40। तो 54.8 दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कहीं ना कहीं SSC के एग्जाम्स में, और उसी को ओवरकम करना होता है। खैर अगर ये चीज़ें हमें तुरंत एट द स्पॉट पता चल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ आती ही नहीं है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। खैर यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने इजीली वेरीफाई कर लिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। फॉर अ ट्रायंगल JKL, M और N जो है मिड पॉइंट्स हैं साइड JK और GL के, ठीक है। JK और GL के, JKL, M मिड पॉइंट है JK का और N मिड पॉइंट है GL का। KL की वैल्यू दे रखी है 21,
mn की पूछिए, ठीक है यार। ये मिड पॉइंट दे रखे हैं, हमें मालूम है अगर कभी भी मिड पॉइंट से अगर हम लाइन को मिलाते हैं तो हाफ होती है उस थर्ड लाइन से, ठीक है। तो mn जो होगा वो क्या होगा, KL/2, KL 21/2 डेट इज 10.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नंबर दे रखा है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ठीक है यार, ये ध्यान से देखना पड़ेगा। खैर कितनी टर्म से आप बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कहने का मतलब ये 12 है, एक तरह से इवन डिजिट्स हैं। हमें मालूम है कि अगर कोई भी डिजिट रिपीट कर रही है अपने आप को बार बार, फॉर एग्जांपल ए, अगर ये इवन डिजिट है, अगर ये इवन डिजिट है तब तो ये 11 से हमेशा डिविजिबल होगी, 11 से ऑलवेज डिविजिबल, ठीक। और अगर जो ये ऑड है उस केस में जो ये कभी भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी, और जो रिमाइंडर आएगा 11 से डिवाइड करने के बाद वो हमेशा ए आएगा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में चलते हैं। टोटल हमें पता ही है 12 है, ठीक है, जो कि इवन नंबर है, तो डैट मीन्स कि 11 से तो डिविजिबल ये है, 11 से कन्फर्म है, ठीक। अब हम देख लेते हैं ये टोटल कितने यहाँ बोलोगे 12, तो 12 इंटू में 2 करेंगे, जो सम आएगा वो कितना आएगा 24, और 24 डिवाइड होता है 3 से, तो डैट मीन्स कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो डैट इज़ बोथ 3 एंड 11। क्या ये 9 से डिविजिबल है, 9 से चेक करने की जरूरत है। 24 को अगर हम 9 से डिवाइड करें जो कि डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स कि नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 और 11 इन दोनों से डिविजिबल है, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन। देयर इज अ पाथ अराउंड अ सर्कुलर फील्ड एंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड टू द विड्थ ऑफ पाथ इज 4:1। एरिया ऑफ पाथ दे रखा है, हमसे रेडियस पूछा, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, देखो पहले इसकी फिगर बना लेते हैं एक अच्छी सी। खैर फिगर तो मेरे से बनती नहीं यार, फिर भी कोशिश करते हैं, चलो काफ़ी हद तक बन गई। मैं कह रहा हूँ कि ये जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस का रेशियो और विड्थ का रेशियो, एरिया जो मतलब एक तरह से विड्थ ऑफ पाथ, वो है 4:1। देखो जो पाथ है वो कौन सा है, ये शेडेड वाला रीजन है, ठीक। यूनिफॉर्म नहीं है, खैर इसे यूनिफॉर्म ही समझना। मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन में रेडियस की 4 दे रखी है, लेट अस सपोज 4, तो ये जो बाहर तक आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा 5। आप बोलोगे क्योंकि ये जो विड्थ है ये है, रेड वाला जो पोर्शन में कर रहा हूँ ये 1 है, तो टोटल वो अगर मैं सेंटर मानूँ ये 5 आ जाएगा। दैट मीन्स कि 4 है 5 है ले लेता हूँ मैं, ठीक है। रेडियस है हमारा 4 है और बाहर तक आ जाएगा टोटल 5 है, ठीक है। एरिया हमें पाथ का दे रखा है 346.5, तो इसको कंपेयर कर देते हैं, डेट इज़ 22/7 पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डेट इज़ 25 पाई स्क्वायर, और चलो यार लिख ही देता हूँ 25a² माइनस 16a² डेट इज़ 346.5। डेसिमल को हटाएंगे एक और 10 को इंट्रोड्यूस करेंगे, और देखो ये 25a² माइनस 16a², ये हो जाएगा 9a²। 9 को कट करोगे यहाँ से तो 9 3 ज़ा 27, 9 8 ज़ा 72, 9 5 ज़ा 45। 11 से कट करेंगे 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा 11 5 ज़ा। ओके सो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा। तो यहाँ से जो a² की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 7 इंटू में 7 2 इंटू में 2, तो डैट इज़ a जो है ना a वो आ जाएगा 7/2। हमसे पूछा है रेडियस ऑफ फील्ड, रेडियस कितनी है 4a, ठीक है 4a की वैल्यू पूछी है। 4a के लिए क्या करना है आपको, 7/2 इंटू में 4 डैट इज 7 2 ज़ा 14। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, बेसिक था, नॉर्मल था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ लेटरल सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया। देखो इस स्फीयर का पूछा, ठीक है, लेटरल और टोटल विद रेडियस 35, ठीक है। तो स्फीयर के केस में क्या होता है, जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होगा ना वही टोटल सरफेस एरिया होगा, डेट मीन्स कि ये दोनों सेम है, ठीक है। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr², तो 4πr² प्लस 4πr² डैट इज़ हमसे यही पूछा है, तो हम निकाल लेते हैं, डैट इज़ ये हो जाएगा 8πr², 822/7, और रेडियस हमें दी गई है 35 7 5 ज़ा 35, ठीक है। 5 8 ज़ा 40 आप बोलोगे 40, ठीक है। 35 चौक, देखो 5 8 ज़ा 40 हो गया 40, और ये 35 आएगा डेट इज़ 140 140 1400 इंटू में 22, आखिरी में 2 डिजिट आएगी, सभी ऑप्शन में है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अभी से फर्दर मैं कर दूंगा 14 दूना 28 2 30800, दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इवेल्युएशन का वो दे रखा है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। ये देखो यहाँ पे ऊपर जाएगा z+3 हो जाएगा, ठीक है, 1+1 अपॉन में z+2 हो जाएगा, z+3 ऊपर, नीचे होगा z+2। सिमिलरली अगली टर्म्स में क्या होगा, देखो अगली टर्म्स में हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा z+4, नीचे हो जाएगा z+3, ठीक है। ये सिमिलरली फिर आगे हो जाएगा z+5, z+4, फिर फर्दर होगा z+6, z+5। देखो ये वाली जो टर्म है ना, इस साइड वाली, ये ऐसे कटते जाएंगी, जो बचेगा z+6, z+2 बचेगा। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज इंक्रीज बाय इस अमाउंट से हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि लेट अस सपोज A1, A2, A3, AN एन टर्म्स हैं किसी ऑब्जर्वेशंस में, ठीक, और इनका जो एवरेज है वो ए दे रखा है मैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इनमें से सभी ऑब्जर्वेशन, ध्यान से सुनना, सभी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू अगर मैं किसी एक क्वांटिटी से बढ़ा रहा हूँ, लेट अस से ए से मैंने एक्स से इंक्रीज कर दी, तो एवरेज होगा वो भी आपका एक्स से इंक्रीज कर जाएगा, डेट मीन्स कि a+x हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर मैं -x करता हूँ, डेट इज सभी क्वांटिटीज़ में x डिक्रीज करता हूँ, तो उस केस में जो एवरेज होगा वो a-x हो जाएगा। अगर मैं सभी क्वांटिटीज़ को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जो एवरेज होगा वो भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या सभी क्वांटिटीज़ को मैं x से डिवाइड करूँ तो जो मेरा एवरेज होगा वो भी x से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ये है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज इंक्रीज बाय x, दैट इज 7.55। तो इफेक्ट क्या होगा मीन पे, जो मीन होगा वो कहना है कि वो भी आपका 7.55 ही इंक्रीज होगा, 7.55, दैट इज ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन एक शॉपकीपर है, ठीक है। कह रहा है कि गेन्स 41% इन प्लेस ऑफ 29% लॉस एंड इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज करते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज यहाँ पे कोई सीपी रही होगी और इनिशियली उसे कोई लॉस हो रहा है, ठीक है। कितना लॉस हो रहा है बोलोगे, 29% का, दैट इज SP1 है 29% लॉस। लेकिन उसे क्या हो गया, उसे हो गया है 41% का प्रॉफिट, दैट इज SP2 वाली कंडीशन में उसे 42% का प्रॉफिट हो रहा है। अब वो प्रॉफिट कैसे हो रहा है, वो प्रॉफिट इस तरीके से हो रहा है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के आइटम्स को 1400 इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की जो है इंक्रीमेंट वो 1400 हमें दिखाई जा रही है, ठीक। तो देखो ऊपर परसेंटेज कितना है, 29 कम था पहले, -29, अब 41 हो गया, दैट इज़ ये हो गया 70%। तो 70% की वैल्यू 1400 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, जो 100% की वैल्यू होगी वही तो हमारी सीपी होगी, ठीक है, दैट इज 2000। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राहुल एंड सागर स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर इन्वेस्टिंग इन द रेशियो, ठीक है। ये राहुल हैं और ये सागर हैं, बिजनेस कर रहे हैं दोनों मिलकर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 3:8 की है इनकी। तरुण ज्वाइन दैम आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है। तरुण भैया भी जाते हैं, कह रहे हैं भाई हम पीछे क्यों हटे, हमें भी इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस चलाना है। 4 महीने बाद, ठीक है, विद एन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 4/3 ऑफ दैट ऑफ राहुल। राहुल का कितना है 3, तो 4/3 कितना होगा, राहुल का 3 है, तो 4/3 बोला है, 4/3 दैट इज 4 पार्ट हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट बोला एट द एंड ऑफ बिजनेस ईयर, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक सेकंड, राहुल का जो है वो कितना आप बोलोगे 12 मंथ्स के लिए हुआ। सिमिलरली सागर का सॉरी 12 मंथ्स। बट ये जो तरुण है ना, तरुण 4 महीने बाद आया था, तो डेट मीन्स कि 1 साल में 4 महीने बाद आया, 8 महीने के लिए इसका कैपिटल इन्वेस्टेड है, ठीक। 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, यहाँ से भी आ जाएगा 4 3 ज़ा, ठीक। 3 3 ज़ा 9, रेशियो 24, रेशियो 8। इस रेशियो में उनके बीच में पैसा बटेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला है कि राहुल गॉट रुपीज़ 13,725। राहुल का शेयर कितना है 9, तो 9 यूनिट की जो वैल्यू है एज पर क्वेश्चन हमें दे रखी है 13,725। हमसे पूछा है बट टोटल प्रॉफिट इनका सम है 24 9 33 41, 41 यूनिट की हमसे प्राइस पूछिए। 41 यूनिट की कैसे निकलेगी, अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की निकालूँ 9 से कट करके, दैट इज 9 1 9, 9 5 45, 2 2 9 2 18, 9 5 45, 1525, 1525। अब देखो 15 चौक 60, इसे अगर रफली भी निकालें, मैं कह रहा हूँ 41 को अगर मैं 40 ही मान लूँ, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 60,000, तो 60,000 कुछ आंसर आएगा। सिर्फ ऑप्शन सी ही है, नहीं तो आप चाहो यूनिट डिजिट से देखोगे तो 1 × में 5, ये डी ऑप्शन होगा नहीं, बी होगा नहीं, और ए और सी में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। बट 15 25 41 को मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000 ऊपर आएगा कुछ ना कुछ। ये तो 1,23,000 हो गया, डेट इज 80 टाइम्स हो गया, समथिंग 81 82 समथिंग अराउंड, जो कि अभी हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं है, नहीं वो उसके आसपास है। सो 62,525 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
शिखा ने परचेज किया 4 पैक्स ऑफ शुगर एट द रेट, ठीक है, ₹20 ईच। 6 पैक्स 6 पैक्स शुगर के पैकेट उसने खरीदे हैं 23 रुपये के हिसाब से, और 2 पैकेट खरीदे हैं 19 रुपये के हिसाब से। एवरेज कॉस्ट पूछिए, ठीक है, कुछ नहीं, हम डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। डेविएशन के कॉन्सेप्ट में देखो हम क्या करेंगे। सबसे लोएस्ट क्या है 19, तो हम एवरेज अभी 19 ही मान लेते हैं, ठीक है, एवरेज हम 19 ही ले लेते हैं। प्लस 4 पैकेट उसने लिए 20, तो एक बात बताओ, हमने एवरेज 19 लिया है तो, बट इसमें उसने 20 रुपये में खरीदा, तो एवरेज से कितना ज़्यादा खरीदा आप बोलोगे? एक, टोटल कितने पैकेट है? 4। 6 पैकेट खरीदे हैं 23, तो एवरेज से 23 कितना ज़्यादा है? 4 बोलोगे आप। प्लस 4 इंटू में कितने? 6 पैकेट हैं। 2 पैकेट खरीदे हैं 19 वाले, तो 19 वाले तो 19 में ही खरीदे हैं, हमने 19 लिया तो 0 हो गया, एवरेज से ज़्यादा ना कम। इंटू में 2 डिवाइड कर देंगे, टोटल कितने पैकेट्स हैं? 4 पैकेट, 6 पैकेट और 2, दैट इज़ 12। तो यहाँ आ जाएगा 6 चौक 24 और 28, 28/12, और ये होता है 2.24, 1/3 दैट इज़ 2.33, दैट इज़ 19 और 2.33 दैट इज़ 21.33। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं, ये डेविएशन का कॉन्सेप्ट था बेसिकली, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेविएशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, पी क्यू आर, ए नहीं है ये, और एंगल पी एंगल आर के बराबर है, ठीक है भाई, पी आर क्यू, क्यू हमें 76 दे रखा है, और एंगल पी और एंगल आर के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, पी क्यू ग्रेटर देन पी आर। देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होती हैं, कहने का मतलब क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से हम पहले लिख लेते हैं, पी क्यू जो है वो पी आर आ जाएगा, ठीक है। इक्वल एंगल के जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, कहने का मतलब आर के अपोजिट हैं पी क्यू और पी के अपोजिट है क्यू आर, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। जिस एंगल के मतलब बड़े वाले एंगल के जो भी अपोजिट साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो एक बात बताओ, 76 अगर ये है तो इन दोनों का कितना आएगा? आप बोलोगे 180 में से माइनस करके एंगल क्यू के हाफ कर दो, क्योंकि दोनों सेम है, दैट इज़ 104 का हाफ आएगा 52, तो ये 52 हो गई, ये 52 हो गई। तो जो सबसे बड़ी साइड होगी वो कहीं ना कहीं 76 के अपोजिट होगी। पी आर सबसे बड़ी साइड है, याद रखना, पी आर सबसे बड़ी साइड है, ठीक है, बिगेस्ट। अब देख लेते हैं पी क्यू ग्रेटर देन क्यू आर, पी क्यू ग्रेटर देन क्यू आर, नो, पी क्यू क्यू आर के बराबर है, और पी क्यू ग्रेटर देन क्यू आर ये भी नहीं है यार, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो सेम ही हुआ, पता नहीं क्या है। पी क्यू ग्रेटर देन क्यू आर, पी क्यू ग्रेटर देन क्यू आर, नहीं नहीं नहीं, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, ठीक है, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, ओके, ऑप्शन डी सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यार हमारा अगला क्वेश्चन एक राइट पिरामिड है, ठीक है, वो स्क्वायर बेस पे स्टैंड कर रहा है, जिसका डायगोनल है 24√2। पिरामिड बना लेते हैं पहले, खैर पिरामिड इतने परफेक्शन से बनेगा नहीं मेरा, फिर भी कोशिश करते हैं, बन ही गया खैर आखिरकार। डायगोनल 24√2 है, डैट मीन्स कि ये जो वैल्यू ना ये इसकी जो है ये 24√2 दे रखी है। अगर ये 24√2 है तो साइड कितनी आएगी? आप बोलोगे साइड 24 आएगी, क्योंकि डायगोनल हमें मालूम है किसी भी स्क्वायर में, ठीक, जो डायगोनल होता है वो √2 टाइम्स होता है साइड, तो 24 आ गया हमारा साइड, ठीक है। पिरामिड की हाइट दे रखी है 24, ये जो है ना ये हमें दे रखी है 24। हमसे पूछा फाइंड द स्लैंट सरफेस का एरिया क्या है, तो पिरामिड के केस में जो स्लैंट सरफेस का एरिया होता है वो होता है हाफ बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट, बेस पेरीमीटर, ठीक है, इंटू में स्लैंट हाइट, क्योंकि स्लैंट सरफेस का पूछा है तो स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी हमें। हाफ ऑफ बेस पेरीमीटर तो आ जाएगा 24 चौक 96, सम ऑफ मतलब एक तरह से पेरीमीटर आ गया, ये क्या बोलते हैं स्क्वायर बेस का, इंटू में स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। ये हमें 24 दे रखा है, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी होगी? आप बोलोगे ये लेंथ हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ये भी 24 है, तो ये लेंथ आ जाएगी 12। अब इस लेंथ जो सरफेस होती है वो ये होती है, ठीक, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये जो लेंथ होगी ये होगी, मैं अगर 12 और 24 का निकालूँ तो डैट इज़ 12 कॉमन आ जाएगा, अगर 12 कॉमन आ गया तो मैं 12 बाहर ले लेता हूँ, और बाकी जो बचेगा तो डैट इज़ 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो डैट इज़ 12√5। ये आ गई हमारी स्लैंट हाइट। इस लेंथ हाइट को यहाँ डाल देते हैं 12√5, डैट इज़ 12√5 अगर मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 6, ये 96 इंटू में 6 करेंगे, 6 36 3, डैट इज़ 576√5। सो ये स्लैंट सरफेस का एरिया आ जाएगा उस पिरामिड का, ठीक है, जिसका जो स्क्वायर है वो बेस है,
बेस जो है स्क्वायर है जिसका डायगोनल है 24√2, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक होलो सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका आउटर रेडियस और इनर रेडियस हमें दे रखा है, ठीक है। आउटर है 7, इनर है 5 और हाइट है 14। पाई को बोला 24, वॉल्यूम पूछा, ठीक है, कुछ नहीं करना। वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, ये है आपका स्मॉल आर और ये है आपका बड़ा आर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 22/7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और हाइट है हमें 14 दे रखी है। 14 डेट इज जाएगा ये 7 2 टाइम्स में, ये आ जाएगा 24। तो 22 इंटू में 24 इंटू में 2, 24 दूनी 48, 4 48 4 52, 528 इंटू में 2 डेट इज़ 1056। सो 1056 इज द राइट आंसर, डेट इज ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यार हमारा अगला क्वेश्चन, एक कार है, ठीक है, रनिंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड 800 मीटर बिहाइंड अ पोल, और 1.5 मिनट बाद वो क्या होती है 700 मीटर अहेड हो जाती है पोल के, ठीक है। लेट्स सपोज मैं पोल की कोई पोजीशन मार करता हूँ पी, इस पोजीशन से पीछे है कार कितनी मीटर पीछे है, इनिशियली है 800 मीटर, लेकिन 1.5 मिनट बाद ये एक लेट्स सपोज ये इस पॉइंट पे आ गई कार, ठीक। अब ये 700 मीटर आगे है पोल के, टोटल 1.5 मिनट का वक्त लगा, काफ़ी कम समय में कर दिया इसने, दैट इज़ 90 सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर किया, 700 800 बोलोगे 1500, दैट इज़ 1500 मीटर को कवर करा है 90 सेकेंड में। यह आ जाएगी मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 करते हैं, ठीक है। 5 3 ज़ा 10 से 10 गया, और ये आ जाएगा 9 2 ज़ा, यहाँ से आ जाएगा 60, डेट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी कार की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यार हमारा अगला क्वेश्चन, एक एग्जामिनेशन है 45% स्टूडेंट्स फेल, इंग्लिश में फेल हो रहे हैं 55 फेल हो रहे हैं हिंदी में, और 18 पास हो रहे हैं बोथ, ठीक है। पास दे रखा है बोथ में, तो हम पास का यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। आप बोलोगे 55% यहाँ पास होगा, ठीक है। इंग्लिश में सिमिलरली 45% पास होंगे यहाँ हिंदी में। बोथ फेल कितने हो रहे हैं, तो जो देखो बोथ फेल, परसेंटेज ऑफ बोथ फेल, डेट इज़ 5 4 1 55 प्लस 45 प्लस 18 माइनस 100। कहने का मतलब जो हिंदी में पास हो रहे हैं इंग्लिश में पास हो रहे हैं और दोनों में पास हो रहे हैं, उनको माइनस कर दोगे 100 से, क्योंकि आउट ऑफ टोटल जो होता है 100 वो हमारा जाएगा परसेंटेज जिसमें दोनों फेल हो रहे हैं। तो यहाँ 90 108 10 नहीं 118 माइनस 100 डेट इज़ 18%, डेट इज़ ऑप्शन है। नहीं तो आप इसे वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। लेट अस सपोज वेन डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ, इंग्लिश यहाँ डिनोट कर रहा हूँ ई से, और ये हिंदी डिनोट कर रहा हूँ यहाँ एस से, ठीक। 55% पास कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल 55%, और हिंदी में पास कर रहे हैं 45। लेकिन जो कंबाइंड है ये वाला सेगमेंट, आप बोलोगे ये जो है, ठीक है, जिसमें दोनों पास कर रहे हैं, वो है क्वेश्चन में दे रखा है 18। अगर ये 18 दे रखा है तो एक बात बताओ, ये जो होगा ये इस साइड वाला रेड वाला, ठीक, ये कितना होगा, ये होगा 55 माइनस 18, 55 में से 18 माइनस करोगे आप कितना आएगा 37। सिमिलरली इस साइड वाला रेड वाला कितना आएगा 45 माइनस 18, 45 में 18 माइनस करोगे डेट इज 27। अब देखो ये पोर्शन मिल गया हमें, ये पोर्शन मिल गया, ये पोर्शन 18 दे रखा है, तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 37 47 57 67 64 74 82, डेट इज़ 82% हमारा वो आ गया जो पासिंग का है। टोटल होता है 100, ठीक, टोटल 100 होती है, 100 में से माइनस करोगे जो बच गए वो फेल होंगे, ठीक है। तो डेट इज़ 18% फेल, ऑप्शन है। ये था कि वेन डायग्राम्स के थ्रू, और ये था एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अल्फा बीटा रूट दे रखे हैं किसी इक्वेशंस के, ठीक है। तो हमसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 10 दे रखा है, के की वैल्यू पूछो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा सम ऑफ रूट डेट इज माइनस बी अपॉन में, बी जो होता है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन में डेट इज 6, और अल्फा डी डॉट बीटा दैट इज सी अपॉन में, सी जो होगा कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पे के दे रखी है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, डेट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 6 का 36। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 10 दे रखी थी, डेट इज़ 100, 2k इज इक्वल टू 36, यहाँ से जो जाएगा, नहीं सॉरी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू 10 है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, सॉरी, ये यहाँ जाएगा 26 हो जाएगा, तो 2k की वैल्यू 26 है, k की जो वैल्यू है 13, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यार हमारा अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos π/4 cos π/4 माइनस ए cos π/4 माइनस बी माइनस sin π/4 माइनस ए और sin π/4 माइनस बी। ओके, तो देखो
पाई बाय 4 माइनस ए, पाई बाय 4 माइनस बी, तो मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ बी, सिमिलरली ये है बी और ये है बी, ठीक है। तो जो हमारी आइडेंटिटी बनेगी क्या बनेगी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है कॉस ए प्लस बी की, कॉस ए प्लस बी डैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी की होती है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। कुछ नहीं करना, कॉस ए प्लस बी, ए क्या था हमारा, आप बोलोगे पाई बाय 4 माइनस ए, और बी है पाई बाय 4 माइनस बी, पाई बाय 4 कॉन्स्टिट्यूट करेंगे आपका पाई बाय 2 माइनस ब्रैकेट में ले लेंगे ए प्लस बी, पाई बाय 2 होता है 90, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। सॉरी ये ऑप्शन बी है, सी पे टिक हो गया, कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन बी साइन ए प्लस बी वाला। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सो आपको वीडियो कहीं ना कहीं पसंद आई होगी, अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपके क्वेरीज या डाउट रहते हैं प्लीज़ आप उन्हें मतलब एक तरह से पुटअप करिए। कोशिश करूँगा मैं उसे अगले वीडियोज़ में एक सिंप्लीफाई वे में चीज़ों को समझाने की, और होप सो बने रहेंगे। और इस सीरीज़ में मैं बेसिकली ओलिव के जो भी इनबिल्ट मॉक्स हैं 75 उसे कराने का मतलब एक तरह से सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि ये आपकी सीजीएल मेंस में कहीं ना कहीं आपके जो जितने भी प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट्स हैं एटलीस्ट वो रिवाइज हो जाए, क्योंकि जो 30 क्वेश्चन होंगे मेंस में जो आएंगे उसमें रफली 26 to 27 जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं पैटर्न इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में होंगे, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही होंगे जो इधर से उधर होंगे। तो एटलीस्ट 27 क्वेश्चन तो आपके 27 क्वेश्चन तो आपके एकदम टिप्स पे होने ही चाहिए, और अगर आप ये सीरीज़ कर लेते हो तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके 27 के 27 राइट होंगे। बाकी 3 क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं हो सकता है मे बी इन्हीं के पैटर्न के बेसिस पे वो भी चीज़ें हो जाएं। तो होप सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके बाय बाय।